और इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी जी को मैं पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं साथ में आमंत्रित करना चाहूंगी भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र को। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर मनोज जिज्ञासी को, चीफ बिजनेस ऑफिसर एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइजर। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस रुबिका लियाकत, वाइस प्रेसिडेंट भारत 24 को, और इसके साथ पवन लाल चंद जी को जो कि एडिटर है उत्तराखंड भारत 24 के। इसके साथ ही मंच पर मैं कुछ खास मेहमानों को भी आमंत्रित करना चाहूंगी। इंजीनियर जमील अहमद, आप सीएमडी हैं सामया इंटरनेशनल बिल्डर्स लिमिटेड के। मिस्टर अमोद शुक्ला, डायरेक्टर हैं आप समाया इंटरनेशनल बिल्डर्स लिमिटेड के। मिस्टर मरगूब त्यागी जी, आप जीएम हैं सामया इंटरनेशनल बिल्डर्स लिमिटेड के। और मिस्टर सलमान, आप सीईओ हैं अल्ट्रा एज समाया जेवी के। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का, और आप सब सम्मानित करें हमारे बीच मौजूद चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी। एक बार जोरदार तालियां इस खास मौके पर। तालियां बजती रहनी चाहिए, उत्साह बढ़ता रहना चाहिए और उत्साह बरकरार रहना चाहिए। और किसी भी खास मौके पर दीप प्रज्वलित करना बहुत शुभ माना जाता है, और इसीलिए इस खास मौके पर सबकी मौजूदगी मंच पर है। दीप प्रज्वलित हो चुका है और मैं सभी गणमान्य लोगों से अनुरोध करूंगी कि वो अपने स्थान को ग्रहण करें। और इसी बीच में मैं दोबारा से मंच पर सेशन की शुरुआत करते हैं। यस, तो आप सभी को बेसब्री से जिनका इंतजार था वो इस वक्त मंच पर विराज चुके हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल तो यही कि आपने उत्तराखंड की राजनीति का, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मिथक जो था उसे तोड़ा है, और वो भी तब जब एकदम नए नवेले आप चुने गए थे। ये कैसे संभव हो पाया? वो कौन सी ताकत थी? देखिए, अब इसका तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर जो एक मिथक था, एक परिपाटी थी कि एक बार एक पार्टी की सरकार बनती है और चुनाव होता है तो दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो उत्तराखंड के साथ उनका लगाव था, उन्होंने जो
उत्तराखंड के लिए काम किए थे और आगे के कार्यक्रम चलाए हुए थे, उनका एक विजन उत्तराखंड के लिए जो है वो उत्तराखंड की जनता के सामने हमने रखा और उत्तराखंड की जनता ने ही हमको दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं उत्तराखंड की महान देवतुल्य जनता को नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने ही यहाँ पर ये परिपाटी तोड़ी, ये एक मैं कहूँ मिथक तोड़ा, एक नया इतिहास बनाने का काम किया कि एक बार इस पार्टी की सरकार, उस पार्टी की सरकार और लगातार सरकारें इस प्रकार से जो बदलती थी उससे चलने वाली विकास की प्रक्रिया भी बाधित होती थी। एक जो विकास का काम है वो कहीं ना कहीं रुकता था, उसको लगातार अनवरत रूप से चलाने की जिम्मेदारी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में हमको सौंपा है। आपसे बेहतर मुख्यमंत्री जी कौन जान सकता है? आप तो यहाँ की माटी से बने हैं और यहाँ की हर एक चीज को महसूस किया है। हमारे मैदानी इलाकों में कहते हैं और आपके यहाँ भी ये कहावत है कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी यहाँ के लोगों के काम ही नहीं आती है। क्या वो चैलेंज आपके लिए भी आज उसी बदस्तूर रूप से जारी है या उसमें कोई परिवर्तन आया है? देखिए, ये कहा जाता रहा है कि पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी दोनों ही यहाँ के काम आना चाहिए। और अब पहाड़ का पानी आप देख रहे होंगे, टिहरी डैम हमारा आज पूरे भारतवर्ष को बिजली देने का काम कर रहा है। हमारे यहाँ से लगातार 12 महीने बहने वाली नदियाँ संपूर्ण भारत को पानी भी देने का काम कर रही हैं, उत्तराखंड के भी काम आ रही हैं और देश के भी काम आ रही हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ की जवानी, वो जहाँ आज उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड का युवा उत्तराखंड के अंदर अनेक कामों को आगे बढ़ा रहा है, चाहे वो स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, चाहे वो सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योग के रूप में हो, या इंक्यूबेटर्स के रूप में हो, या आज हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन सभी क्षेत्रों में, या टूरिज्म के क्षेत्र में। इसके अलावा आज देश के अंदर भी चाहे वो सेना हो या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उत्तराखंड का नौजवान उत्तराखंड के साथ साथ देश को भी अपनी सेवाओं को देने का लगातार काम कर रहा है। अब तो पलायन खत्म हो गया है, क्योंकि आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि पिछला जो आंकड़ा है कि 2.5 से 3 लाख लोग पलायन कर गए हैं। ये कम हुआ है, इसमें वृद्धि हुई है, ये चिंताजनक है या? देखिए, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति बड़ी कठिन रही है और सब लोग इसको जानते भी हैं, लेकिन इन सालों में आकर देश दुनिया के अंदर या अनेकों स्थानों पर जो लोग काम कर रहे थे वो रिवर्स पलायन भी अब कर रहे हैं। और अपने अपने कोरोना महामारी के बाद एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि लोग बड़ी संख्या में अपने घरों को वापस आए हैं और उन्होंने अपना कोई ना कोई किसी न किसी रूप में कारोबार खड़ा किया है, अपना कामकाज खड़ा किया है, रोजगार जोड़ा है। और बहुत सारे लोगों ने केवल रोजगार जोड़ा ही नहीं है, अपना रोजगार ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। इसके लिए हमने पलायन रोकथाम जो आयोग है, वो आयोग भी हमने यहाँ पर बनाया है, वह भी तेजी से काम कर रहा है। और जैसी उनकी सिफारिशें होती हैं, जिस प्रकार के प्रोत्साहन की हमारी नीतियों की आवश्यकता होती है, उन सभी पर हम काम कर रहे हैं। अब एक तरीका आप इन्वेस्टर समिट के द्वारा भी अपना रहे हैं, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि जब हम लोग बहुत काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी, मतलब मान लीजिए हफ्ते में 7 दिन काम किया, थक गए, बीच में छुट्टी आ गई, तो हम पहाड़ों का रुख करते हैं। जब आराम करना होता है हमें, तब पहाड़ याद आते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी क्या आपके लिए ये विषम सिचुएशन नहीं क्रिएट करती है कि यहाँ काम कैसे किया जाए, यहाँ किस तरीके से फैक्ट्रीज या दूसरे रोजगार का सृजन किया जाए? क्या ये चैलेंज है कि नहीं है? अब देखिए, ये चैलेंज निश्चित रूप से है। उत्तराखंड एक कठिन भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर हैं। यहाँ पर जहाँ हमारे देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, ये कुछ मैदानी, जैसे नैनीताल और देहरादून, आधा जिला हमारा पर्वतीय क्षेत्र में है, आधा मैदानी क्षेत्र में है। तो वहाँ पर चूंकि पर्वतीय क्षेत्र की स्थितियाँ अलग हैं, मैदानी क्षेत्र की अलग हैं। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर उद्योग आए हैं और अब हमारी कोशिश है कि इस बार जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारे प्राइमरी सेक्टर हैं
उन सेक्टरों में भी लोग आए। उसके लिए हमने अनेकों अनेक प्रावधान किए हैं। 27 हमने अपने MSME में, उद्योग क्षेत्र में 27 नई नीतियों को भी हम लेकर आए हैं, जिसमें हमने अनेकों प्रावधान ऐसे किए हैं कि अगर लोग पहाड़ों में उद्योग लगाएंगे तो हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, सरकार उसमें सहयोग करेगी, सरकार कहीं ना कहीं उनको मजबूती देने का काम करेगी। और मैदानी क्षेत्रों में बढ़िया इन्वेस्टर हमारे यहाँ पर आ रहा है। ये बात ठीक है कि आपने कहा कि कठिन स्थितियां होती हैं पहाड़ों में, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में और उसमें भी आप रास्ता निकाल रहे हैं। एक से एक अच्छा होम स्टे के क्षेत्र में, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम आज हो रहा है यहाँ पर। धामी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। हमने द रूबिका लियाकत शो में पहाड़ों में जिस तरीके से आप भी जानते हैं, आपका पड़ोसी राज्य है, बेइंतहा बारिश, भूस्खलन होता है, सड़कें टूट जाती है। अक्सर ये कहा जाता है कि आप लोग इतने बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कि अगर रोजगार का सृजन करना है तो आपको टूरिज्म को आगे बढ़ाना होगा, टूरिज्म को आगे बढ़ाना है तो सड़कों को चौड़ा करना होगा, होटल्स बनाने होंगे। लेकिन वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये दम घोट रहा है पहाड़ों का। आप इसका कोई हल है या ये इसी तरीके से चलता रहेगा? ये एक विशियस साइकिल है, क्या ये खत्म होगा? देखिए, जो भी लोग हिमालय के नीचे रहते हैं, हिमालय जिनको अपनी कोख में रखता है, अपनी गोद में रखता है, उनका पहला कर्तव्य है कि हिमालय को संरक्षित रखें, हिमालय को सुरक्षित रखें, हिमालय की रक्षा करें। तो हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति के पूजक हैं। तो हमने उत्तराखंड के अंदर अभी पिछले वर्ष जब जोशीमठ की आपदा आई थी, और जोशीमठ की आपदा के बाद ये हमने तय किया है कि हम जितने भी हमारे शहर हिमालय पर बसे हुए हैं, उन सब की जो बेयरिंग कैपेसिटी है, धारण क्षमता, उस धारण क्षमता का आकलन करेंगे। और जो विकास का मॉडल होगा, वो विकास का मॉडल हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करने वाला होगा। ये बैलेंस हो पा रहा है या नहीं? निश्चित रूप से अब उसका धारण क्षमता के बाद हम उसी दिशा में काम करेंगे। और विकास का फार्मूला, चूंकि देखिए हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी भी चुनौती जो आज प्रकृति के साथ और आपदा के रूप में हमारे सामने आ रही है, उसको कैसे हम ठीक करें, कैसे हम उसको रोकें, कैसे उनको कम से कम कर पाएं। तो निश्चित रूप से ये मॉडल हमको अपनाना ही होगा। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों ही बराबर चलती रहें। इस जमीन को जितना मैं आपके लिए सवाल बनाते वक्त समझ पाई हूँ, 70% जंगल है, 30% काम होता है। इनफैक्ट 30 से कम 71% जंगल है। उसी को अब आप बदलना भी चाहते हैं, परिवर्तित भी करना चाहते हैं। वहीं पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण हुए हैं जिनके खिलाफ आपने काम शुरू किया है, मुहिम चलाई है? जी, फॉरेस्ट लैंड पर ही काफी अतिक्रमण था और आज भी अतिक्रमण है। उसी अतिक्रमण को हमने, चूंकि सभी से जो लोग भी इसमें अतिक्रमण जिन लोगों ने भी किया था, सबसे कहा कि वो स्वयं ही इस अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा प्रशासन अपने और वो जो विभाग, संबंधित विभाग है, वो हटाएंगे। और उन्होंने हटाया भी है। आज लगभग 3000 एकड़ के लगभग जो जमीन है वो खाली भी हो गई है। यहीं से वो शब्द निकल कर आया है, लैंड जिहाद। एक मैसेज गया है कि आपने पुरजोर तरीके से मस्जिदें तोड़ी हैं, दरगाह तोड़े हैं। मस्जिद कोई नहीं तोड़ी है, दरगाह तोड़ी हैं जो अतिक्रमण। देखिए, जो अवशेष के रूप में, जहां पर जमीन के अंदर कोई भी अवशेष किसी भी जगह पर नहीं निकले हैं, और किसी को भी इस प्रकार से ये कहना कि तोड़ दिया है, उसमें जो भी अतिक्रमण की श्रेणी में जो आया होगा उसको निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हुई है। और हमने किसी को टारगेट कभी नहीं किया है। हमने कभी किसी को टारगेट नहीं किया, ना ही किसी को ठेस पहुंचाई है, ना किसी को नुकसान पहुंचाना, ना किसी प्रकार से वो करना हमारा कोई हेतु नहीं है, कोई ध्येय नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड में इस प्रकार की स्थितियां नहीं है। उत्तराखंड में सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, आपस में सभी के संबंध अच्छे हैं यहाँ पर। तो फिर आपको धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाना क्यों जरूरी लगा, क्यों लाना पड़ गया? धर्मांतरण, देखिए, एक उत्तराखंड के अंदर एक घुन की तरह लगा हुआ था। एक पाप लगातार लोगों के साथ हो रहा था, उनको धोखे में रखकर, उनको लालच देकर, उनको किसी न किसी तरीके से मनगढ़ंत बातों से लगातार धर्मांतरित करवाने का काम, मतांतरण करवाने का काम,
ऐसे बहुत सारे स्थानों पर हो रहा था। ये और कौन एक लोग कई- हैं धामी जी? हैं? ये कौन लोग करवा रहे थे धर्मांतरण? अब जो भी लोग हैं, देखिए ऐसा है कि हमने मतलब अब आपकी कोई प्रावधान- रिपोर्ट आई होगी, अब कोई मॉडल है नहीं, जिसके कुछ तहत लोग काम हो इसको रहा जो है? है एक मिशन के रूप में ले रहे थे, कुछ लोग एक बड़े षड्यंत्र के रूप में, कुछ लोग इसको डेमोग्राफिक चेंज के रूप में, तमाम प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लोग इस देवभूमि पर अपनी आस्था रखते हैं। इसका मूल स्वरूप देवभूमि का बना रहना चाहिए। ये केवल मैं नहीं, मेरे साथ उत्तराखंड का हर एक नागरिक चाहता है, हर एक भाई बहन चाहता है, और उत्तराखंड के साथ साथ देश दुनिया के लोग भी बड़ी श्रद्धा से, आस्था से देवभूमि को देखते हैं। इसलिए देवभूमि का जो स्वरूप है वो सबके सामने जैसा है, गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, माँ शारदा, महाकाली का, सरयू का, गोमती का, अनेकों अनेक 12 महीने लगातार, जो आप कह रही थी, उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश को पानी देने का काम, जल जीवन देने का काम ये नदियां करती हैं। देव स्थान है, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है। तो लोग यहाँ पर धर्म, संस्कृति, अध्यात्म इसकी खोज के लिए आते हैं, स्वयं को खोजने के लिए आते हैं। इसलिए ये इसका स्वरूप समाप्त नहीं होना चाहिए, इसका स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए। वह मेरी भी चिंता है, जिम्मेदारी भी है, और उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ ये संपूर्ण भारतवासियों की जिम्मेदारी आपने है। बहुत चिंता जताई थी डेमोग्राफिक चेंज को लेकर, आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे? क्या, किस चेंज की बात कर रहे थे? आपके पास ऐसी क्या रिपोर्ट आई? देखिए, उत्तराखंड बहुत ही शांत प्रदेश है। यहाँ पर कानून व्यवस्था यहाँ पर अच्छी है। कहीं पर भी बहुत उस प्रकार की चीजें नहीं है जैसा अन्य राज्यों में होता है, लेकिन बहुत सारी जगह पर आज बिना पहचान के, बिना किसी पुरानी चीजों को जो है, जो वेरिफिकेशन के, जगह जगह पर लोग काम करने के लिए आते हैं, वहीं अपनी एक झोपड़ी बना लेते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कब्जा किया, फिर ज्यादा कब्जा किया। ये करते करते जो है धीरे धीरे जो उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंज तेजी से बढ़ रहा था। तो उसके बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी आई कि जहां पर आपराधिक इतिहास पीछे रहा है, कुछ प्रकार की घटनाएं करके लोग यहाँ आए हुए हैं, और फिर वो यहाँ पर भी कोई घटना करते हैं, तब पता लगता है कि ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ था। इसलिए हमने इसको वेरिफिकेशन भी, और जो डेमोग्राफिक जो चेंज एकदम से हो रहा है हमारे यहाँ पर, देखिए जो हमको आज नीति आयोग हमको 1,25,00,000 लोगों के अनुपात में हमको जो सुविधाएं मिलती हैं नीति आयोग से, वो हमको प्राप्त होती है देश के अंदर पूरी जनसंख्या के आधार पर। लेकिन हमको इससे कहीं ज्यादा, चाहे वो टूरिज्म से आने वाले लोग हों, चाहे वो चार धाम यात्री हों, या कांवड़ यात्री हों, या इस प्रकार का जो अनावश्यक रूप से ही मैं कहूँगा जो अतिक्रमण करके बैठे हुए लोग हैं, वो बड़ी संख्या हो जाती है। उसके कारण से जो हमारे संसाधन हैं वो कहीं ना कहीं हाँपने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है उनमें न्यूनता आ जाती है। तो ये डेमोग्राफिक चेंज, इसको अगर इलैबोरेट करें तो ये कौन लोग हैं, कहां से आ रहे हैं ये लोग? अब देश भर से जहां से भी आए हैं उनको हम लोग उसी का वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, और डेमोग्राफिक चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, इसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। अभी एक दिन पहले, मुझे नहीं पता आपको ये जानकारी है या नहीं, मैं आपको वो ट्वीट पढ़कर सुनाती हूँ। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है। People aren't allowed to pray in the privacy of their own homes. अपने घर में भी वो इबादत नहीं कर सकते हैं, और फिर भी हमारे नेता ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान फ्री है किसी भी धार्मिक भेदभाव से। और उन्होंने इसे कोट ट्वीट किया है, देहरादून उत्तराखंड, लोकेशन उसमें लिखा हुआ है, और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के मेंबर्स ने मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी के आगे कुछ प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से हाउसिंग स्कीम चलाई जा रही है वहां पर लोग नमाज अदा कर रहे थे। इस पर आप क्या कहेंगे उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट पर, जो आप पर सीधा आरोप लगा रहे हैं? नहीं, उत्तराखंड में देखिए कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है। जो भी भारत के संविधान पर आस्था रखते हैं, भारत की न्याय व्यवस्था पर आस्था रखते हैं, हमने कभी भी किसी को यहाँ पर कानून व्यवस्था को खराब करने की इजाजत नहीं दी है। उसमें हम सख्ती से काम करते हैं। कोई भी ऐसा प्रकरण कहीं आएगा तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। अभी मई के महीने में कहा था कि यहाँ से मुसलमान छोड़कर चले जाए उत्तराखंड को। आपको लगता है कि कुछ लोग आपके धर्मांतरण के सख्त कानून के खिलाफ, अतिक्रमण के सख्त कानून के खिलाफ जानबूझकर ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं कि जहां हिंदू मुस्लिम, और ये 13-14% जो आबादी आपके यहाँ पर है मुसलमानों की,
नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। वो जो जिस घटना का आप जिक्र कर रही हैं, वो एक घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप स्वतः ही स्फूर्त घटनाएं थी। उसमें किसी प्रकार का कोई पहले से न ही कोई सुनियोजित तरीके से कोई काम हुआ था। एक घटना हुई और घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप वहां पर लोगों ने इस प्रकार की चीजें जरूर आई थी, लेकिन हमने वहां पर भी किसी के साथ कोई लूटपाट नहीं हुई, किसी के एक भी व्यक्ति के साथ वहां पर मारपीट नहीं हुई, एक चींटी भी वहां पर किसी प्रकार से हताहत नहीं हुई। और हमने कानून व्यवस्था को वहां पर सख्ती से लागू किया। किसी प्रकार की कोई वहां पर जो अनेकों कार्यक्रम होने थे, उन कार्यक्रमों को भी कोई अनुमति हमने प्रदान नहीं की है। इसलिए उत्तराखंड में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने इसको बड़ा चढ़ा के पेश किया है। अतिक्रमण को भी कुछ लोगों ने एक दूसरी दिशा देने का प्रयास किया है। यहाँ मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हम समान रूप से काम कर रहे हैं। भारत का जो संविधान कहता है, भारत की जो न्याय व्यवस्था कहते हैं, उसके अनुसार। और उत्तराखंड के अंदर हमारे यहाँ पर सब प्रकार, किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, समुदाय का हो, सबके लिए एक समान व्यवस्था है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो वैसे ही जो है, अभी आप ही का मैं देख रहा था इसमें, तो जिस प्रकार से आज भी दिन में बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें बड़ी संख्या में आज आई थी रक्षाबंधन के पर्व पर। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कार्यक्रम का आयोजन किया जी, आज एक कार्यक्रम नहीं था, वो अचानक सब लोग आ गए तो कार्यक्रम हो गया। जब सब बहनें आई थी तो उनका निश्चित रूप से रक्षाबंधन का पर्व है, तो रक्षाबंधन के पर्व पर आई थी और वो इतने प्रेम पूर्वक आई थी, तो मैंने भी उनका स्वागत किया अपनी तरफ से। जितना स्ट्रॉन्ग कानून आपने अतिक्रमण को लेकर बनाया, उतना ही स्ट्रॉन्ग नकल को लेकर बनाया है। इसके पीछे का कारण? देखिए, नकल भी, जैसे जो भी हमने कानून बनाए हैं, वो कानून हमने उत्तराखंड बाकी राज्यों से ज्यादा सख्त है। मैं उत्तराखंड की जो जरूरत है, उत्तराखंड की जरूरत के अनुसार हमने उत्तराखंड राज्य के हित में बनाए हैं। और अतिक्रमण की बात हो या नकल की बात हो, नकल के मामले में ये नकल बहुत लंबे समय से चल रही थी और हर बार पर्चा लीक हो जा रहा था, क्वेश्चन बैंक कहीं से लीक हो जाता था, कोई पेन ड्राइव पर नकल करवा देता था, कोई ना कोई नया नया तरीका निकाल के नकल हो रही थी। और इसकी चर्चा हर बार होती थी, चर्चा भी होती थी, लोग थोड़े दिनों विरोध में भी खड़े होते थे, लेकिन फिर शांत हो जाता था। जांच नहीं होती थी, इसकी कार्रवाई नहीं होती थी। मेरे पास भी प्रकरण आया तो और मैंने इसमें तय किया, क्योंकि ये हमारे नौजवान पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न था। उनकी पूरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तो हमने इसमें जांच करवाने का निर्णय लिया। और जब हमने जांच करवाई प्रारंभिक रूप से, तो ये बिल्कुल आ गया कि इसमें नकल हो रही है और इसमें तो बड़े बड़े गिरोह, बड़े बड़े नकल माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं। हमने इसमें कार्रवाई करने का निर्णय लिया और कार्रवाई करी। 80 लोग जो है नकल करवाने के खेल में या नकल माफिया के रूप में कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, जिनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी यहाँ की प्रशासन ने किया है, पुलिस ने किया है। इतने पर भी ये रुक नहीं रहा था, फिर भी नहीं रुक रहा था। फिर हमने सभी कानूनों का ये अध्ययन किया, देश भर के अंदर चलने वाले जितने कानून हैं कि नकल के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमने जो सख्त से सख्त कानून था नकल का, जिसमें 10 साल तक की जेल है, पूरी संपत्ति उनकी जब्त करने का इसमें प्रावधान हमने किया है। इसके साथ साथ जो परीक्षार्थी या जो उसके नकल करवाने वाले में कहीं ना कहीं सम्मिलित होंगे, तो पहली बार पकड़ा जाएगा तो 3 साल के लिए डीबार कर देंगे, किसी भी परीक्षा में भाग नहीं लेगा। अगली बार पकड़ा जाएगा तो उसको 7 साल के लिए डीबार कर देंगे। ये इसमें हमने कई सारे प्रावधान किए हैं। परोक्ष रूप से नकल करवाने वाला हो या प्रत्यक्ष रूप से नकल करवाने वाला हो, उसके खिलाफ भी ये अध्यादेश लागू होगा। इसके लागू होने के बाद आज इसका परिणाम ये हुआ है रूपिका जी, कि मुझे सच बता रहा हूं, आपके चैनल में मैं कहना चाहता हूं कि जब हम ये कानून बना रहे थे, तब हमारा केवल एक ही था कि किसी तरह से ये जो नकल हो रही है, नकल रुकनी चाहिए। तो कानून बनाने के बाद नकल तो रुक गई, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जो हमारे इसमें परीक्षार्थी थे, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले,
वो अब एक परीक्षा में नहीं, कुछ परीक्षार्थी तो ऐसे हैं जो एक परीक्षा में भी पास हो गए, फिर दूसरी में भी पास हो गए, तीसरी में भी पास हो गए और चौथी में भी पास हो गए। अपने आप में मैंने अब मुझे इतना संतोष हो रहा है कि आज हमारी बहनें रक्षाबंधन के पर्व पर आई थी तो वो भी मैं कह रही थी, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके बेटे बेटियां, भतीजे भांजे भांजियां वो परीक्षाओं में भाग लेते रहते थे, कई सालों से ले रहे थे, कई सालों से जा रहे थे, लेकिन उनका नाम ही नहीं आ रहा था। और मैं बताऊं आपको, चूंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूं, बहुत सामान्य पृष्ठभूमि में पैदा हुआ हूं, उसी में बड़ा हुआ हूं, तो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पर जिस प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हैं, जिस प्रकार का रहन सहन है, जिस प्रकार की हमारी यहाँ की स्थिति है, उसमें गरीब माता पिता अपने बेटे को बेटी को पढ़ाने के लिए जब भेजते हैं तो बहुत सामान्य स्थिति में भेजते हैं। कोई पता सब्जी बेचते हैं, कोई घर में छोटा खेती होती है उसका अनाज बेचते हैं, कोई घी बेचता है, कोई दूध बेचता है, कोई छोटी दुकानदारी करता है, उससे पैसा जमा करके अपने बेटे बेटी को पढ़ाने के लिए भेजता है। तो आप सोचिए कि वो अपनी जीवन की सारी पूंजी, सारी मेहनत, सारा परिश्रम अपने इन बच्चों के लिए लगाते हैं। और उन बच्चों के पास भी क्या रहता है, उन बच्चों के पास भी केवल उनका पढ़ाई एकमात्र रास्ता होता है, शिक्षा एकमात्र रास्ता होती है जो उनको आगे ले जा पाए, उनको कहीं स्थान दिला पाए। उसमें भी कहीं ना कहीं डकैती हो रही थी, उसमें भी कहीं धोखा हो रहा था, लूटपाट हो रही थी। तो इसलिए नकल का अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी और नकल का अध्यादेश लाने के बाद आज मुझे खुशी है कि एक नया माहौल बना है हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों में, हमारे भाई बहनों में, हमारे बच्चों में, हमारे आने वाले समय के भविष्य के कर्णधारों में, कि अगर आप वो मेहनत करेंगे, आप परिश्रम करेंगे, अपनी योग्यता से, क्षमता से, प्रतिभा से, उनके अंदर ये विश्वास बिल्कुल पुख्ता हो गया है कि उनको निश्चित रूप से स्थान प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं उनको उस पृष्ठभूमि को मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि आप जब कह रहे थे तब भी आपकी बातों में भी वो दर्द झलक रहा था कि इतने वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, उनके बच्चे जब मेहनत करके उस लिस्ट में नाम ना पाए तो फिर ऐसा सख्त कानून आ ही जाता है जो आप लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स तो आपको फुल मार्क्स दे रहे हैं, जो केदार धाम और बद्री धाम आ रहे हैं वो आपको कितने मार्क्स दे रहे हैं? और स्पेशली जब आप जो कॉरिडोर के मास्टर प्लान को लेकर चीज़ें चल रही हैं, वो कब तक पूरा हो जाएगा, किस स्थिति में इस वक्त हैं और वो आपको कितने मार्क्स देंगे? देखिए, केदार धाम बद्री धाम आने वाले लोग निश्चित रूप से यहाँ से पूरी तरह से एक अच्छा अनुभव लेकर जा रहे हैं और हमारा ये प्रयास भी है कि हर वर्ष उनकी यात्रा पहले वर्षों से एक अच्छा अनुभव उनको प्राप्त हो यहाँ से। इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ लोग आए हैं। इस बार अभी तक हमारे 38 लाख लोग अभी तक यात्रा कर चुके हैं और कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ 15 लाख की संख्या, इस बार 4 करोड़ 15 लाख कांवड़ यात्रियों ने माँ गंगा का जल लेकर अपने स्थानों पर गए हैं। और देखिए, यहाँ पर अब आने वाले पर्यटक हों, तीर्थयात्री हों, चारधाम यात्री हों, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वीकेंड होता है तो यहाँ देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश पूरा भर जाता है, जाम हो जाता है जी। और जाम नहीं होता, आपको मैं ये भी कह सकता हूँ, अब आपको एनसीआर का एक हिस्सा, इसको जगदीश जी, इसको आप एनसीआर का एक रीजन ऐसा मान लीजिए जिसको आप कह सकते हैं नॉन पॉल्यूटेड रीजन ऑफ एनसीआर, क्योंकि आपको 2 घंटे आने वाले समय में कुल यहाँ लगने वाले हैं देहरादून पहुंचने के लिए, और अभी भी 3.5-4 घंटे में लोग आराम से पहुंच रहे हैं। जल्दी ही एलिवेटेड रोड का काम पूरा हो रहा है, तो उसी के लिए हमको अब जो है आगे का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एब्सोल्युटली, मैं यही सवाल आपसे कर रही थी। मैं उसको मैं बोल देता हूँ, हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसी दिशा में लेकर जा रहे हैं। और जो आपने अभी कॉरिडोर की बात करी है, ऋषिकेश हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, वो बनाने का हमने निर्णय ले लिया है। उस पर हमारी डीपीआर गठन की कार्रवाई चल रही है और 2026 तक हम इसको बनाएंगे इसी प्रकार से जिस प्रकार से गंगा जी पर हरिद्वार बसा है, हरिद्वार महानगर शहर, हरिद्वार माया नगरी, या आप कहिए मोक्ष नगरी, माँ गंगा की नगरी, उसी प्रकार से कभी माँ यमुना पर जो है हरिपुर हुआ करता था।
और हरिपुर बहुत बड़ा शहर, बड़ा नगर होता था और वह आपदा की उस समय भेंट चढ़ गया था। और हमने यह भी संकल्प लिया है कि उस हरिनगर को, हरिपुर को फिर से हम जो है स्थापित करेंगे, वहां पर घाट बनाएंगे आने वाले समय में। और जन्माष्टमी से इस बार हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जो वहां पर माँ यमुना की भी आरती शुरू होगी। और इसके अलावा हम उसी मार्ग पर, यमुना जी के मार्ग पर ही 2 और स्थानों पर भी हम जो है इस प्रकार के घाटों को बनाने का काम हमने प्रस्तावित किया है आगे चलकर। 2 तरीके से इस खबर को देखा जा सकता है। पहला तो जो तमाम हिंदुस्तानी है वो इसे ऐसे देख सकते हैं कि जो भारत हिंदुस्तान की खोई पहचान है, आर्यवर्त की जो खोई पहचान है, पुष्कर सिंह धामी उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके बहुत से ऐसे विरोधी हैं जो ये कहेंगे कि आप एक मजहब को आगे बढ़ाने या एक धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपका इस पर जवाब क्या होगा? नहीं, मैंने तो कहा कि ये हम तो इतिहास और जो पहले से चीजें हैं, जिसमें बड़े बड़े चीनी यात्रियों से लेकर तमाम लोगों ने, और जो आज वहां पर अभिलेख मिल रहे हैं, भारत के शिलालेख मिल रहे हैं, तो उन सब के आधार पर उन नगरों को बसाने की प्रक्रिया कर रहे हैं और वहां के लोग चाहते हैं। हम तो वही काम करते हैं जो लोग चाहते हैं, और लोगों ने जिसके लिए हमको चुना है, जिसके लिए हमको सेवा का अवसर दिया है। तो हमारा कोई अलग से एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा तो लोगों का जो एजेंडा है, जनता का जो एजेंडा है, वही हमारा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने जो चंद्रयान जहां लैंड किया, उस बिंदु को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि ये देखिए, यहाँ भी आप लोग जो है हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, और जिस स्थान पर आज चंद्रयान पहुंचा है वो बहुत ही सुंदर नाम है, शिव भी है और शक्ति भी है। तो इसमें मैं समझता हूं कि अब जिनको अच्छा दिखाई दे रहा है वो अच्छी बात करेंगे। और आज पूरा भारत ही नहीं, विश्व आज भारत की जो ये टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, जो इस प्रकार का अनुसंधान है और रिसर्च है, उसकी सराहना कर रहा है। लोग हमको जो है पहले कम आंकते थे, अब वो एकदम से देख रहे हैं कि भारत कहाँ पहुंच गया है। निश्चित रूप से देखिए, नाम के साथ साथ काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से चंद्रयान 2 के समय में कुछ थोड़ी सी न्यूनता रह गई थी, और उस समय वैज्ञानिक जिस प्रकार से कहीं ना कहीं उनके मन को पीड़ा हो रही थी, उनको जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका प्रोत्साहन किया, जिस प्रकार से उनको गले लगाया, उसी का परिणाम है कि हमको इतनी बड़ी सफलता मिली कि हम जो है जो पहले कहते थे चंदा मामा दूर के, तो अब चंदा मामा टूर के भी हो गए और चंदा मामा हमारे घर के भी हो गए। आपने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष तो बहुत बिजी है, सब आपस में मिल रहे हैं। अभी इस महीने के अंत में महाराष्ट्र में मुलाकात होने वाली है, एक नेता उनका चुना जाएगा कन्वीनर के तौर पर, और आप कह रहे हैं विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। देखिए, वो कई बार मिलेंगे, वो एक दूसरे को कभी कोई नेता मन से मान ही नहीं सकते। ये बेमेल गठबंधन है, और ये वही पुराना है जिसने, वही पुराना यूपीए का नया, मतलब कि वही पुरानी शराब, बोतल थोड़ा सा नई, नाम नया बदल दिया। तो नाम बदलने से इनके काले कारनामे नहीं छिप जाते हैं। कौन नहीं जानता कि कांग्रेस ने कितने बड़े घोटाले किए, कितने बड़े काम किए अपनी सरकार के समय में। सारी चीजें सब लोगों के सामने है। समाजवादी पार्टी भी उस गठबंधन में है, और मेरे उत्तराखंड के देवभूमि के लोग इस गठबंधन को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में गोलियां चलाई, मसूरी का कांड हुआ, खटीमा का गोली कांड हुआ, ऐसे अनेकों नरसंहार हुए। हमारी माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का दुराचार हुआ, किस प्रकार का अत्याचार हुआ, उसको हम भूल नहीं सकते। और जो लोग इस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, वो किस चीज को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि जिन लोगों ने उत्तराखंड के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया, इस प्रकार से गोलियां चलाई, हमारी बहनों के साथ जो है जिस प्रकार का दुराचार किया, वो लोग उस गठबंधन में हैं। तो ये बेमेल गठबंधन है, इसलिए चलने वाला नहीं। और कम से कम मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड के लोग किसी भी कीमत पर ऐसी पार्टियां उस गठबंधन में शामिल हैं, उसको कभी स्वीकार नहीं करने वाले। तो आप ये कह रहे हैं कि 5 सीटों पर आपको किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं होगा। पहले तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता था,
इस बार तो ये सब एक साथ आपको चैलेंज करेंगे। ये लगभग उत्तराखंड में ये सभी पार्टियां ऐसे हो जाती थी कि बीजेपी के साथ जो सबसे मजबूत होता था उसके साथ चले जाते थे। ये कोई नया यहाँ के लिए ट्रैक नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तो उत्तराखंड की जनता ने 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दी थी। पर तब माहौल और था, तब नई आप लोगों की सरकार थी। अब तो डबल एंटी इनकम्बेंसी होगी ना धामी जी? कोई उतने ही काम भी हुए हैं, लोग काम भी देख रहे हैं। फिर 2017 आया, 17 में यहाँ पर उस समय कांग्रेस की सरकार थी, विधानसभा का चुनाव आया, मोदी जी का ही नेतृत्व था और प्रचंड बहुमत की यहाँ सरकार बनी। फिर 19 आ गया, लोग तब भी कह रहे थे कि अब 5 साल की सरकार हो गई है, अब तो बहुत मुश्किल होगा, अब तो सरकार बदलेगी। जो एक ट्रेंड चला आता था, जो लोग कहते थे, 2019 में 2014 से ज्यादा वोट मिले, जस्ट 1 गुना 1.5 गुना वोट बढ़ गए। और फिर 22 आया, आपने देखा 22 में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ही जो है नेतृत्व था, उन्हीं का निर्देशन था। तो 22 में तो लोग कह ही रहे थे कि उत्तराखंड में अब सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ तो परिपाटी है, एक बार ये पार्टी एक बार वो पार्टी। 2022 में सारा मिथक टूट गया, ये परिपाटी बदल गई, नया इतिहास बन गया। और 24 में आप देखिएगा कि इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि जिस प्रकार का गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी जनता का है, उत्तराखंड के लोगों का उनके साथ जिस प्रकार का प्रेम है, जो काम उन्होंने यहाँ के लिए किए हैं, कर्म मर्म का जो रिश्ता उत्तराखंड से है। 2014 में भी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता ने दी। 2019 में फिर उन्होंने उससे ज्यादा दी और 2024 में उससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत मिलेगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस प्रचंड बहुमत में उत्तराखंड कैसे मदद करने वाला है? और इससे आगे जोड़ते हुए ये सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिल्कुल सीधा सवाल है, क्या आप पहला राज्य बनेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले? देखिए, ये भी मैं इसके लिए भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए, इसके लिए भी हमने इस 2022 का जो हमारा आम चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस चुनाव में उत्तराखंड की जनता के सामने ही हमने ये रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कार्रवाई को शुरू करेंगे। और नई सरकार के गठन होते हुए सबसे पहला हमने निर्णय कोई लिया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने वाली कमेटी का हमने गठन किया। और कमेटी ने पूरे लगभग 1 साल 3 महीने 4 महीने का समय उनका हो गया है। 2,35,000 लोगों से बात कर ली है। लॉ कमीशन ने भी अपने सुझाव दे दिए हैं। सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने, अनेकों लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी अपने अपने सुझाव उस ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी को दे दिए हैं। उनका ड्राफ्ट संकलित हो गया है, कुछ ही दिनों बाद हमको मिलेगा। उसकी जो अन्य वैधानिक कार्रवाई है, जो कार्रवाई होती है, जिस प्रकार का भी विधि विशेषज्ञों से या जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम उसको लागू करने के लिए आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत देर भी नहीं करने वाले हैं। ये बहुत देर, ये कोई टाइम लिमिट है? ये 2024 से पहले होगा? बहुत जल्दी, इसी साल हो जाएगा। 24 तो अभी दूर है। इसी साल आप यूसीसी लागू कर देंगे? और इसके लिए अब जो आखिरी पड़ाव है वो कौन सा है? क्या आप लोगों को बुलाएंगे? कोई सेमिनार होगा? नहीं, सेमिनार हो चुके हैं। कोई इसमें चैलेंज आपको नजर आ रहा है? नहीं, उत्तराखंड की जनता ने जगह जगह से अपने सुझाव दे दिए हैं और सभी लोगों ने इसमें सहमति दी है। हमने यहाँ पर हमारे जो अनुसूचित जनजाति के, हमारे यहाँ 5 प्रकार के 5 जातियां यहाँ पर निवास करती हैं। जौनसार में हमारे जौनसारी हैं, उधर हमारे मुनस्यारी धारचूला में भोटिया हैं, इधर चमोली क्षेत्र में राजी हैं और उधम सिंह नगर में हम आते हैं तो थाड़ू और बोक्सा हैं। तो सभी जातियों के लोगों के बीच में जाके, सभी धार्मिक संगठनों के लोगों के बीच में जाके उस कमेटी ने उनकी सबकी राय ले ली है और सबकी राय लेने के बाद जैसे ही ड्राफ्ट हमको मिलेगा हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा तोहफा होगा 2024 के लिए उत्तराखंड की तरफ से आपकी केंद्र में बैठी सरकार को। देखिए, देश की जनता बहुत लंबे समय से
इस बात की मांग करती रही है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून होना चाहिए और निश्चित रूप से ये सशक्तिकरण की दिशा में देश की महिलाओं के लिए, देश के निर्बल वर्गों के लिए एक ऐसा कानून है जो उनको कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की ओर ले जाएगा और देश की लंबे समय से जो मांग है उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर सिंह धामी साहब हमारे बहुत साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो एक बड़ी बात यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि इसी साल यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। श्री पुष्कर सिंह धामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जेसी सर पहुंच चुके हैं, मनोज जिज्ञासी जी मौजूद हैं, रुबिका लियाकत मौजूद हैं, पवन लाल चंद जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। और श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो मौका है जब फेलिसिटेशन करेंगे हमारे तमाम विनर्स का जो इस इवेंट का हिस्सा बने। हमारे गिफ्टिंग पार्टनर जीवा आयुर्वेद को धन्यवाद करते हुए सबसे पहले विनर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट सीएमडी हैं सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स लिमिटेड के इंजीनियर जमील अहमद। एक बार जोरदार तालियां जमील अहमद जी के लिए। और मैं उनसे दरखास्त करूंगी मंच पर आए और पुष्कर सिंह धामी जी उन्हें सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये वो खास लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट के लिए ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर मरगूब त्यागी जी को। आप जनरल मैनेजर हैं सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स लिमिटेड के। एक बार तालियां मिस्टर मरगूब त्यागी जी के लिए। आमंत्रित करना चाहूंगी एक्सीलेंस इन एस्ट्रोलॉजी एंड जेमस्टोन के खास क्षेत्र में एस्ट्रोलॉजर मानवीय एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन के मिस्टर मयूर जोशी को। मयूर जोशी जी के लिए तालियां।